नमस्कार विद्यार्थियों। हम देख रहे थे एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत दूसरी किताब एमसीक्यू, और इसी के निमित्त आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पाठ का नाम है यात्रियों के नज़रिए। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, पाठ का नाम है यात्रियों के नज़रिए। यात्रियों के नज़रिए। नज़रिए नज़रिए का मतलब है दृष्टिकोण। कौन कौन से यात्री मध्यकाल में आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं? तो पहला यात्री है जिसका नाम है अल बिरूनी। अल बिरूनी। अल बिरूनी। ये अल बिरूनी भारत में कब आता है? ये महमूद गजनवी के समय, गजनवी के साथ में भारत आता है। उसके बाद में दूसरा यात्री है जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता यह यात्री सल्तनत काल में, सल्तनत काल में आता है। किस किस समय आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तीसरा यात्री है जो फ्रांसवा बर्नियर है। फ्रांसवा बर्नियर है। ये फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का यात्री है, और ये शाहजहां के समय, शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह का क्या है? निजी चिकित्सक है। निजी चिकित्सक। और ये औरंगजेब के समय ये भारत में रहता है और भारत के बारे में लिखते हैं। इन यात्रियों ने कौन कौन से विवरण लिखे? इन यात्रियों ने जो विवरण लिखे वो हम थोड़े देख लेते हैं। यात्रियों ने विवरण, अल बिरूनी ने एक रचना लिखी। अल बिरूनी ने एक रचना लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, जिसको तहकीक हिंद कहा जाता है। तहकीक हिंद कहा जाता है। ये रचना लिखी है। इब्न बतूता ने रिहल्ला या रिहल्ला रचना लिखी है। फ्रांसवा बर्नियर ने रचना लिखी है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। देखिए, अल्बेरुजीम कहाँ से आया? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म प्रदेश से एक गांव है खीवा, वहाँ का निवासी है। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका में है। अफ्रीका में देश है। वहाँ के तंजियर प्रदेश से भारत आता है। और फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का यात्री है। और ये फ्रांस के शासक लुई 14वें के समय भारत आगमन करते हैं। भारत आगमन किसके रूप में आए? चिकित्सक के रूप में आए। किसके रूप में आए? चिकित्सक के रूप में आए। देख लीजिए, 3 यात्री हैं, अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर। पूरा पाठ विशिष्ट रूप से इस पर आधारित है।
तो जो अल-बेरूनी है वो महमूद गजनवी के समय उनके साथ भारत आगमन होता है। महमूद गजनवी सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, लोगों का रहन सहन, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं इनसे प्रभावित हुए हैं। अल-बेरूनी बहुत सारी भाषाओं के विद्वान हैं। एक यूनानी भाषा नहीं जानते, बाकी संस्कृत जानते हैं, हिब्रू जानते हैं, फारसी जानते हैं, बहुत सारी भाषाएं जानते हैं। इसी भारत में रह करके इन्होंने प्राचीन भारत के जो वैदिक ग्रंथ है वो इन्होंने अध्ययन किया। कभी ये सवाल पूछते हैं कि अल-बेरूनी की विशिष्ट रुचि किस में थी, तो वो गणित विज्ञान में थी विशिष्ट रुचि। इसलिए उन्होंने जो यूनान के गणित के यूक्लिड है, यूक्लिड का एक सिद्धांत है पाइथागोरस प्रमेय, उसका उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और उसको यूनानी से संस्कृत में अनुवाद करवाया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ग्रंथ है, जैसे खगोल शास्त्र है। खगोल शास्त्र, भारत के खगोल शास्त्र का उन्होंने विशिष्ट रूप से अध्ययन किया। अपने ब्रह्मगुप्त की रचना है, बीज गणित से संबंधित है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खगोल विज्ञान और गणित से संबंधित है, उसका उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। तो ऐसे बहुत सारे भारत के जो श्रेष्ठ ज्ञान के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया और उनमें से अपनी रचना है वो लिखी, जिसका नाम है किताब उल हिंद तहकीकात हिंद, जिसके अंदर रीति रिवाज, परंपराएं, दर्शन, मापतंत्र, इतिहास, यहाँ तक की जो दंत कथाएं चलती है वो भी इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट यात्री है इब्न बतूता। ये मोरक्को अफ्रीका देश के रहने वाले हैं और यहाँ तंजीर के रहने वाले हैं और इनके जो पूरा परिवार है वो तंजीर में, ये इस्लाम धर्म से संबंधित है और ये इस्लामी कानूनी रचना जो है शरीयत, उसके विद्वान होते हैं। तो शरीयत का इनके पास ज्ञान है वो अमानत में मिला हुआ था और इनके मन में एक जिज्ञासा थी, ये जिज्ञासु यात्री थे कि मैं इस ज्ञान का कहीं जा करके उसका व्यक्तिगत प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करूं। और ऐसा उन्होंने सुना था कि भारत के सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो विद्वानों के आश्रयदाता है। तो ऐसा कहते हैं कि उनके शाम के समय उनके सिर के पास बहुत सारे विद्वान बैठे रहते थे। तो ये विद्वानों के आश्रयदाता है, इसलिए वो मोरक्को अफ्रीका से चल करके और भारत में आगमन होता है। चूँकि शरीयत के विद्वान हैं, इसलिए भारत में उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद पर, काजी के पद पर नियुक्त किया जाता है और यहाँ पर काजी रहने के बाद उनको एक एम्बेसडर, राजदूत बना करके मंगोलिया, चीन भेजा जाता है। लेकिन बीच में ये मालदीव एक द्वीपीय टापू देश है, वहाँ चले जाते हैं, 18 माह तक काजी रहते हैं। फिर वहाँ से श्रीलंका आते हैं, वहाँ से वापस भारत के असम बंगाल के क्षेत्र में आते हैं और उसके बाद जल मार्ग से ये चीन के क्वांगजू जैतून बंदरगाह पर जाते हैं और उसके बाद फिर वापस भारत आते हैं और फिर अपने स्वदेश चले जाते हैं। इन्होंने जो विवरण समस्त भारत के बारे में अध्ययन किया वो अधिकतर शरीयत पर जो महत्वपूर्ण बातें थी वो, इसके अलावा इन्होंने कुछ रोचक तथ्य भी अध्ययन किए। इनका विवरण लिखने का काम किसने किया? इनके जो साथी थे, इब्न जुजई नाम था, इब्न जुजई, क्या नाम था? इब्न जुजई। तो इब्न जुजई ने इसका जो है वो अनुवाद किया, विवरण लिखा है। उसके बाद देखिए जो फ्रांसवा बर्नियर है वो फ्रांस के थे, निजी चिकित्सक के रूप में, शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र के निजी चिकित्सक के रूप में आए थे। लेकिन शाहजहाँ के बेटों में जब उत्तराधिकार संघर्ष होता है और उत्तराधिकार के संघर्ष में खजुआ की लड़ाई होती है, ऐसे खजुआ की लड़ाई, और ऐसे करके वो दारा सिको जो है औरंगजेब उन्हें मार देते हैं, अंधे करवा देते हैं। उसके बाद औरंगजेब सत्ता में आते हैं तो ये मुग़ल सेना में भर्ती, पहले चिकित्सक के रूप में थे लेकिन मुग़ल सेना में भर्ती होते हैं। और उसके बाद कई क्षेत्रों में मुग़ल, जैसे कश्मीर की सेना के एक क्षेत्र में जाते ही सवाल पूछा हुआ है। और फिर मुग़ल साम्राज्य की कृषि व्यवस्था के बारे में उल्लेख करते हैं, शहरों के बारे में उल्लेख करते हैं, जलवायु के बारे में उल्लेख करते हैं, कृषि उत्पादन के बारे में उल्लेख करते हैं। चूँकि इनके उल्लेख का विषय था फ्रांस के सम्राट लुई 14वें को समर्पित करना, इसलिए जो फ्रांस जो पश्चिम में देश है और भारत एशिया जो है पूर्व में है, तो पूर्व की तुलना पश्चिम से करते हुए इन्होंने क्या किया, पूर्व की स्थिति को दयनीय बताया और पश्चिम की स्थिति को उन्होंने श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया अपनी रचना में ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ये विशिष्ट यात्री है, इसके अलावा और भी कई यात्री हैं। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए। सत्य कथन, देखिए किसके बारे में है सत्य कथन? अल बिरूनी के बारे में। किसके बारे में? अल बिरूनी के बारे में। अल बिरूनी जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान।
कौन सा प्रदेश है? ख्वारिज़म, ख्वारिज़्म। स्थान कौन सा है? खीवा है, खीवा। किसके साथ आते हैं? महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी, जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। 1025 में ऐसा मानते हैं कि सोमनाथ 16वां सोमनाथ मंदिर पर उसका आक्रमण था। तो इनके साथ ही भारत आ गए। कौन? अल बिरूनी। अल बिरूनी ने रचना लिखी है, किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद। ये किस भाषा में है? ये अरबी में है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? अरबी भाषा, ध्यान रखना है, अरबी भाषा है। इसमें 80 अध्याय हैं। कितने हैं? 80 अध्यायों का उल्लेख किया है, अध्याय है। इसके अंदर विशिष्ट किसका है? गणित का ज्ञान। किसका? गणित का ज्ञान। कौन सा? जैसे आर्यभट्टियम, भट्टियम। संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान इन्होंने किससे सीखा है? पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य है, महाभाष्य, इससे इन्होंने सीखा। यूक्लिड का पाइथागोरस प्रमेय, यूनानी विद्वान यूक्लिड का एक सिद्धांत है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, प्रमेय, उसका भी इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। इसके अलावा यहाँ पे रीति रिवाज, उसका अध्ययन किया। नापतंत्र, खगोल विज्ञान, इनका इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। देखिए, तो अल बिरूनी उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म प्रदेश के निवासी थे। बिल्कुल सत्य बात है। क्या है? सत्य कथन चयन करना, ये सत्य है। अल बिरूनी का जन्म 973, खालिस्तान में पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना विद्यार्थियों। अल बिरूनी का जन्म कब हुआ है? 973 ईस्वी में हुआ है। बिल्कुल सत्य बात है। आपसे पूछ सकते हैं अल बिरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं और एक अच्छा उत्तर दे सकते हैं। अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी? देखिए 1017, 1000 के बाद जो भी सन आ रही, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तीनों कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन डी राइट है। देखिए नेक्स्ट सवाल, अल बिरूनी निम्न में से कौन सी भाषा में लिखा था? अल बिरूनी ने निम्न में से कौन सी भाषा में क्या लिखा था? किताब उल हिंद। रचना का नाम क्या है? किताब उल हिंद रचना जो है वो कौन सी भाषा में लिखी है? ऐसा कहते हैं। कौन सी भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखा है, अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में। तो यहाँ पे सी कूट सही है। कौन सा है? इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो देखिए कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। तो ऑप्शन 3 नंबर वाला है वो आपकी राइट रहेगा, ए ऑप्शन। किसी एक में कर ले। तो निम्न में से कौन सी भाषा में किताब उल हिंद लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। किसमें? अरबी भाषा में लिखा था। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से अल बिरूनी कौन सी भाषा नहीं जानता था? देखिए अल बिरूनी कौन सी भाषाएं का ज्ञाता था? विद्वान था, बहुत सारी भाषाएं जानता था। हिब्रू किसकी है? यहूदियों की भाषा है। हिब्रू को जानते थे। फारसी जानते थे, अरबी जानते थे, संस्कृत जानते थे, लेकिन यूनानी भाषा से अनभिज्ञ थे। यूनानी का इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए कौन सी भाषा नहीं जानते हैं? फारसी जानते हैं, हिब्रू जानते हैं, यहूदियों की है। संस्कृत जानते हैं, कौन सी नहीं जानते हैं? यूनानी नहीं जानते हैं। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, महमूद गजनवी ने, देखिए वह क्या था? महमूद गजनवी किस प्रदेश का है? गजनी प्रदेश का है, गजनी प्रदेश। और ख्वारिज़म का प्रदेश पास में ही पड़ता है। तो गजनी प्रदेश से 1017 में, कब? 1017 ईस्वी में ये आक्रमण करता है। किस पर? ख्वारिज़म पर आक्रमण करता है और यहाँ से अल बिरूनी को प्राप्त करता है। किसको? अल
रूनी को प्राप्त करता है और उसके बाद अपने साथ में विद्वान के रूप में भारत लेकर आता है। तो देखिए 1017 अल-बिरूनी ख्वारिज़्म में कब प्राप्त करता है? 1017 में। सवाल पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 973 क्या है? जन्म स्थान है, जन्म वर्ष है किसका? अल-बिरूनी का। तो ये दो डाटा ध्यान में रखने हैं, दो आंकड़े ध्यान में रखने। नेक्स्ट सवाल, अल-बिरूनी सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में आया था? अल-बिरूनी सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में आया था? तो पंजाब प्रांत में आया था। कौन से प्रांत में आया था? पंजाब प्रांत में सर्वप्रथम भारत में इनका आगमन हुआ। पंजाब के बाद सर्वाधिक इन्होंने समय बिताया है, सर्वाधिक समय वो कहाँ पे? वाराणसी में। वाराणसी। पांडित्य ज्ञान से प्रभावित थे, पंडितों से प्रभावित थे। अल-बिरूनी की बाधाएं पूछी जाती है, बाधाएं भारत में अध्ययन करते समय इनकी बाधाएं क्या थी? तो तीन बाधाएं थी, तीन बाधाएं। एक तो पहली बाधा किसकी थी? भाषा को लेकर के, भाषा की बाधा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा, जिसकी व्याकरण बड़ी गूढ़ है, अलग अर्थ निकलते हैं। तो एक भाषा की बाधा। दूसरी बाधा किसकी है? रीति रिवाजों की। किसकी है? रीति रिवाज। वो कहते हैं एक रीति रिवाज को समझता हूँ तो तुरंत दूसरा रीति रिवाज सामने आता है, समझ नहीं पा रहे हैं। तीसरा पांडित्य अभिमान की बाधा, पांडित्य अभिमान की बाधा। क्यों है अभिमान की बाधा? तो ये अल-बिरूनी की तीन बाधाएं हैं, तीन बैरियर हैं। देखिए पांडित्य अभिमान क्या है? जो पंडित बात करते हैं लोग उसी पर विश्वास करते हैं, शास्त्र सम्मत बात है उस पर कोई विश्वास नहीं करते हैं। ऐसी इनकी तीन बाधाएं थी। देखिए इन्होंने सर्वाधिक चमत्कारिक भाषा किसे माना? भाषा संस्कृत को माना। किसको? संस्कृत से अधिक प्रभावित हुए, ये माना है। तो ये ध्यान रखिए, सर्वप्रथम किस प्रांत में आते हैं? पंजाब में आते हैं। अल-बिरूनी निम्न में से किस ग्रंथ को संस्कृत से अरबी में अनुवाद करते हैं? देखिए संस्कृत से अरबी में अनुवाद करते हैं पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ। देखिए पाणिनि के अष्टाध्यायी का अध्ययन भी करते हैं, कात्यायन की वार्तिका अध्ययन, वाल्मीकि रामायण ये कोई नहीं, लेकिन विशेष रूप से पतंजलि के व्याकरण का अध्ययन करते हैं। और पतंजलि के व्याकरण का नाम क्या है? महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य का अनुवाद करवाते हैं, क्योंकि उन्हें व्याकरण सीखना है। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट सवाल, यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड का सिद्धांत कौन सा है? पाइथागोरस प्रमेय किसका है? जैसा कि बीज गणित जो विषय है उसी के समान ये एक बीज गणित और रेखा गणित की संयुक्त पाइथागोरस प्रमेय है, जो ज्यामिति पर आधारित। किस पर है? ज्यामिति पर आधारित है। उसका यूनानी से इन्होंने अनुवाद करवाया, संस्कृत में अनुवाद करवाया था। तो यूनानी से किसमें? यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड के कार्यों का अल-बिरूनी ने किस भाषा में अनुवाद करवाया? संस्कृत में अनुवाद कराया। समझने के लिए किस में अनुवाद करवाया? संस्कृत में अनुवाद करवाया। नेक्स्ट सवाल, अल-बिरूनी की प्रमुख रचना कौन सी है? किताबुल हिंद। तहकीक है, दूसरा नाम क्या है? तहकीक ए हिंद है। देखिए इसको लिखा कैसे गया है? पहला नंबर 1, इसे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं किताबुल हिंद की विशेषता, तो इसे प्रश्नवाचक शैली में लिखा गया। कौन सी शैली में? प्रश्नवाचक शैली में लिखा गया। दूसरा क्या है? इसे भारतीय संस्कृतवादी परंपरा, जिसमें पहले मंगलाचरण होता है, आराधना होती है, संस्कृतवादी परंपरा में इसका इन्होंने लेखन किया। फिर तीसरा, इसके 80 अध्याय है। कितने अध्याय है? 80 अध्याय है। चौथा, ये अरबी भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। पांचवा इसमें क्या है? पांचवा रीति रिवाज है। त्यौहार है, त्योहारों का उल्लेख है। मापतंत्र है, मापतंत्र विज्ञान, यानी मापतंत्र का भी इन्होंने इसमें विस्तृत अध्ययन किया। दंत कथाओं का भी अध्ययन किया, दंत कथाओं का भी इन्होंने इसमें उल्लेख किया है। तो कौन सी है? किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद रचना है वो किसकी है? अल-बिरूनी की है। नेक्स्ट सवाल देखिए,
किताबुल हिंद या तहकीक हिंद को अल बिरूनी किस भाषा में लिखा है? देखिए किस भाषा में लिखा है, अरबी भाषा में लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार पूछ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, किताब उल हिंद के अध्याय है कितने हैं? बता चुका हूं आपको, 80 अध्याय। किताब उल हिंद के कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय है। आपसे CUT में इस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। किताब उल हिंद की रचना किस परंपरा शैली में लिखी गई है? संस्कृतवादी परंपरा शैली में लिखी गई। कौन सी परंपरा में लिखी गई? संस्कृतवादी परंपरा शैली में लिखी गई। नेक्स्ट सवाल, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद के प्रत्येक अध्याय में किस विशिष्ट शैली को नकारा है? प्रश्नवाचक शैली पद्धति। कौन सी प्रश्नवाचक? क्यों, क्या, कब, कैसे घटना हुई, ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह की जो शैली है उसको क्या कहा गया? प्रश्नवाचक शैली कहा गया। तो प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग है किताब उल हिंद में किया गया। नेक्स्ट, किताब उल हिंद के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए अब किताब उल हिंद की विशेषता देख लेते हैं अपन। किताब उल हिंद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो अपन देख लेते हैं। किताब उल हिंद की विशेषताएं, तो देखिए किताब उल हिंद की विशेषता क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं की दंत कथाओं को अरबी में विवरण। बिल्कुल सत्य बात है। इसमें संस्कृत, पाली और प्राकृत की जो दंत कथाएं हैं वो अरबी भाषा में अनुवाद करके इसमें लिखी गई है, ये बात सत्य है। भारत का खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान है। बिल्कुल, भारत के खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का इसमें ज्ञान है। यानी वराहमिहिर की रचना है व्रत संहिता, उसका भी अध्ययन करते हैं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो ब्रह्मगुप्त का है उसका भी अध्ययन करते हैं। लेखन सामग्री की आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। ठीक है, माप तंत्र विज्ञान, गणित और रीति रिवाजों का वर्णन किया गया, ये भी सही है। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डी ऑप्शन सारे उत्तर सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, तो ये किसकी विशेषता है? विशेषता किसकी है? विशेषता किताब उल हिंद की है। किसकी है? किताब उल हिंद की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट सवाल, अल बिरूनी के नीत उद्देश्यों की बाधाएं। देखिए 3 बाधाएं थी अल बिरूनी की। कितनी? 3 बाधाएं। इस बार पूछ सकते हैं अल बिरूनी की बाधाएं बताई, तो कितनी बाधाएं? 3 बाधाएं। पहली है भाषा की भिन्नता की बाधा, दूसरी है प्रथाओं की भिन्नता की बाधा, और तीसरी है पांडित्य अभिमान की बाधा। चौथी ये बाधा नहीं है, ये नहीं है। पूजा पद्धतियों की भिन्नता ये कोई बाधा नहीं है, बाधा है भाषा की भिन्नता की, संस्कृत भाषा को लेकर के। और प्रथाओं की भिन्नता है, और पंडितों की जो कही हुई बातें हैं उनको सत्य मान रहे हैं, शास्त्र सम्मत बातों को सत्य नहीं मान रहे। तो ये 3 महत्वपूर्ण बाधाएं। नेक्स्ट सवाल, अब आ गया दूसरा यात्री, कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता, बतूता कहाँ का रहने वाला है? मोरक्को, अफ्रीका। मोरक्को, मोरक्को, अफ्रीका, अफ्रीका, वहाँ का रहने वाला है। किसका विद्वान है? शरीयत का है। किसका है? शरीयत। शरीयत क्या है? इस्लामी कानूनी रचना। इस्लामी कानूनी रचना। किनके दरबार में आता है? ये आता है मुहम्मद मुहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ये 1333 में रवाना होता है, 34-35 में ये पहुंचता है मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और ये रचना लिखता है। कौन सी रचना है? रिहल्ला है। कौन सी है? रिहल्ला है। ये सवाल बोर्ड ने पूछा। इसे दिल्ली में किस पद पर नियुक्त किया? दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश के पद पर। मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश के पद पर। इस बार पूछ सकते हैं दिल्ली के अलावा न्यायाधीश कहाँ रहा? न्यायाधीश कहाँ रहा? मालदीव में रहा। कहाँ रहा? मालदीव में रहा। दीव। उसको दूत बना करके कहाँ भेजा गया था? मंगोलिया, चीन। मंगोलिया, चीन। मंगोलिया, चीन भेजा गया था। मंगोलिया, चीन इसको भेजा गया। देखिए इब्न बतूता के अनुसार उसे सिंध से दिल्ली में यात्रा करने में कितना समय लगता है? तो 40 दिन यात्रा में समय लगता है। कितना? 40 दिन यात्रा में समय लगता है। दिल्ली से सिंध से दिल्ली ये पैदल आता है तो 40 दिन का यात्रा, मतलब इनके पास ऊँट है, ऊँटों पर आता है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है, MBT से मिलता है। किससे? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस समय मोहम्मद बिन तुगलक है अपने नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन गुरु से मिलता है। नासिरुद्दीन सूफी संत हैं, चिरागे देहलवी के नाम से जाने जाते हैं। चिरागे देहलवी के नाम से जाने जाते हैं। इनका एक एल्बम है, वो आपके मुरक्का है, दहली एल्बम है। अली कुली खान, दरगाह अली कुली खान ने लिखा था। तो ये इनसे मिलते हैं। तब ये गुरु
को क्या सुल्तान दास भेंट करते हैं, कैसा कि 200 दास भेंट करते हैं, तो ये भी एक कहते हैं कि एक दास में सुल्तान को भेंट करूं। तो इस तरह की विशिष्ट बातें भी ये उल्लेख करते हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किसने किया था? भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया था किसने? फ्रांसवा बर्नियर। किसने? फ्रांसवा बर्नियर। देखिए मनुकी कौन है? चिकित्सक है, चिकित्सक, चिकित्सक मनुकी। और ये मनुकी जो है स्थायी रूप से, स्थायी भारत का निवासी, भारत का निवासी बना, निवासी, और यही इसकी मृत्यु होगी। जेसुइट रॉबर्टो नोबिली, ये कौन है? ये फ्रांस का यात्री है। कहाँ का है? फ्रांस का यात्री है। लेकिन ये पादरी धर्मगुरु, पादरी धर्मगुरु, धर्मगुरु, ये इग्नेशियस लोयोला का जो धर्म था, कौन सा? प्रति सुधारवादी, कौन सा? प्रति सुधारवादी कैथोलिक सुधार था, उससे संबंधित प्रतिनिधि मंडल का सदस्य था, ये भी भारत आया था। और फ्रांसवा बर्नियर जो है वो दारा सिको, दारा सिको जो कौन है? शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र है, उनके निजी चिकित्सक के रूप में, निजी चिकित्सक के रूप में आए और औरंगजेब के दरबार में रहे। किसके दरबार में? औरंगजेब। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट सवाल, हाँ मिलान करना है। अब देखिए अल-बिरूनी ने क्या उल्लेख किया? अल-बिरूनी ने एक तो हमारे यहाँ पर जो ब्राह्मणीय ब्राह्मणीय सिद्धांत है, ब्राह्मणीय सिद्धांत, जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से मानी है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से मानी है। कहाँ से मानी है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी है। और इन चारों वर्णों की उत्पत्ति ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से मानी है। और इसमें क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों में शूद्र को अपवित्र माना जा गया, पवित्र माना गया। तो इसका इन्होंने क्या किया है? खंडन किया है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार समुद्र के किनारे पड़ा हुआ नमक जो है समुद्र के जल को शुद्ध करता है, वायु कितनी भी दूषित हो लेकिन सूर्य का प्रकाश उसे शुद्ध करता है, वैसे ही ये शूद्र भी क्या है? समय पर पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं, इसे इन्हें अपवित्र न माना जाए। तो इस तरह से हमारे जो समाज की 4 वर्ण व्यवस्था है, चतुर्वर्ण व्यवस्था, उस पर इन्होंने प्रहार किया है। इसे इनका जो नजरिया है लेखन का वो क्या है? समालोचनात्मक है, समालोचनात्मक, यानी गुण और दोषों का विश्लेषण किया गया है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमारे फारस में, कहाँ पर, कौन से प्रदेश में? फारस प्रदेश में जो समाज के सामाजिक वर्ग है वो 4 वर्ग हैं। किसके आधार पर है? व्यवसाय के आधार पर। किसके आधार पर है? व्यवसाय के आधार पर। कौन से? देखिए कृषक, शिल्प, क्या है? अल-बिरूनी ने फारस की सामाजिक जातियों का उल्लेख 4 रूपों में किया है। वह है कौन कौन है 4 रूप? कृषक, शिल्पकार, संगीत के नाविक, भिक्षु, पुरोहित। देखिए एक तो ये है कृषक, एक तो है शासक वर्ग और घुड़सवार वर्ग, ये ए श्रेणी में या उच्च वर्ग है। शासक और घुड़सवार वर्ग ए श्रेणी में उच्च वर्ग है। दूसरे कौन से हैं? धार्मिक वर्ग के लोग हैं, चिकित्सक, पुरोहित, भिक्षु, ये बी श्रेणी के लोग हैं, धार्मिक। तीसरा कौन से हैं? तीसरा बौद्धिक लोग हैं। कौन से हैं? बुद्धि के प्रमुख है बौद्धिक, जिसके अंदर वैज्ञानिक वगैरह आते हैं, संगीतकार नहीं आते, वैज्ञानिक आते हैं, ये सही। और उसके बाद आते हैं कृषक वर्ग और शिल्पकार, ये सही। तो जिसमें आपके जो 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, कौन सा है? बी ऑप्शन राइट है। ये उल्लेख किया, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट, अल-बिरूनी भारत की जाति व्यवस्था की किसको चुनौती मानता है? अपवित्रता की मान्यता, मान्यता, कौन सी? अपवित्रता की मान्यता जो है अभी बताया आपको, उसको ये क्या चुनौती मानता है? जाति श्रेष्ठ गुण नहीं, जाति का जन्म पर आधारित नहीं, जाति के व्यवस्था आधारित नहीं, अपवित्रता की मान्यता है, उसका ये खंडन करते हैं। नेक्स्ट सवाल,
अलबेरुनी विशाल पहुंच वाली भाषा किसको आपको बता दिया है, कौन सी है, संस्कृत को मानते हैं। देखिए ये सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मोरक्को अफ्रीका, मोरक्को अफ्रीका, अफ्रीका में देश कौन सा है, मोरक्को अफ्रीका, प्रदेश कौन सा है ये पूछते हैं। टेंजियर, कई परीक्षा में पूछा किस प्रदेश का, खालिस्तान में पूछा किस प्रदेश का निवासी था, टेंजियर प्रदेश का निवासी था। नेक्स्ट सवाल, इब्न बतूता किस शासक के दरबार में आया था, बता चुके हैं, किसके, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आ चुका था, कौन, इब्न बतूता। नेक्स्ट सवाल, अफ्रीका के किस प्रदेश में इब्न बतूता का जन्म हुआ, अफ्रीका के तेंजियर प्रदेश में जन्म हुआ है, कौन से प्रदेश में, तेंजियर प्रदेश में। और ये जिज्ञासु यात्री था, कैसा था, जिज्ञासु यात्री। इसी कहता है कि जैसे पक्षी, पक्षी क्या करता है, पक्षी घोंसले को छोड़ता है, घोंसले को छोड़ता है बिना बताए, बिना बताए, बिना बताए, उसी प्रकार बिना किसी कारवां के बताए, और बिना कारवां के, बिना झुंड के, बिना कारवां के। इसी प्रकार ये कहता है कि मैं जिज्ञासु व्यक्ति, मेरे ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं भी क्या है, अपने घर से इस तरह से पक्षी निकलता है उसी तरीके से मैं अपने घर से निकला था। देखिए नेक्स्ट, इब्न बतूता किसका विद्वान था, कौन, इब्न बतूता शरीयत का विद्वान था। शरीयत क्या है, इस्लामी कानूनी रचना है। नेक्स्ट सवाल, 1332 में भारत से पूर्व इब्न बतूता, हाँ देखिए इब्न बतूता का जो यात्रा है, यात्रा है, तो इब्न बतूता की यात्रा को यदि हम देखते हैं तो ये देखिए आपके ये अफ्रीका का प्रदेश है, ये अफ्रीका का प्रदेश, इधर जो है ये भूभाग अरब प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है, कहाँ से, अरब प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है, और इधर ये देवल बंदरगाह और ये भारत, और इस तरह से यहाँ से जो है वो सिंधु नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो ये देखिए ये मोरक्को अफ्रीका, यहाँ पे मोरक्को है, यहाँ पे क्या है, मोरक्को देश है, कौन सा, मोरक्को अफ्रीका, अफ्रीका। यहाँ से ये रवाना होता है अफ्रीका से चलता हुआ थोड़ा जल मार्ग से होके फिर इधर आता है, अरब प्रायद्वीप में आता है, मक्का और मदीना, मक्का और मदीना पवित्र स्थलों की यात्रा करता है। उसके बाद में ये पूरे अरब प्रदेश खारे बहुत सारे प्रदेशों में घूमता हुआ फिर वापस सिंधु नदी आता है और सिंधु नदी को पार करता है। पार करने के बाद ये जो हाँसी एक प्रदेश है, हाँसी आजकल इसको हरियाणा का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ से पंजाब से होते हुए कहाँ आता है, दिल्ली आता है। तो सिंध और हाँसी, सिंध और हाँसी इसके बीच में जो है डाकू इनको परेशान करते हैं, तो डाकुओं के गिरोह के ये हाथों लगता है। अब देखिए क्या प्रश्न है कि 1332 से पूर्व इब्न बतूता कहाँ की यात्रा करता है, कहाँ की यात्रा करता है, मक्का, मदीना, जेरूशलम, बिल्कुल सारे प्रदेशों की यात्रा करता है, उपरोक्त सभी सही। इन क्षेत्रों की यात्रा करने के बाद भारत पहुंचता है 1334 में। नेक्स्ट, इब्न बतूता भारत के सिंध प्रांत में सबसे पहले कब पहुंचा था, 1333 में। कब पहुंचा था, 1333 में, याद रखना आंकड़ा। नेक्स्ट सवाल, इब्न बतूता किस रास्ते से भारत आया था, मुल्तान और उच्च के रास्ते, मुल्तान और उच्च प्रदेश के रास्ते भारत आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में किस पद पर नियुक्त किया, बोर्ड ने कई बार पूछ लिया है, काजी, किस पद पर, काजी, काजी माने न्यायाधीश, न्यायाधीश, और न्यायाधीश को क्या कहते हैं, काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। देखिए यहाँ हुआ क्या था कि जब सुल्तान ने इसको मुख्य न्यायाधीश बनाया, लेकिन ऐसा कोई एक मामला आया जिसमें उसने सुल्तान के विरुद्ध फैसला सुना दिया था, इसी सुल्तान ने इसको काजी के पद से हटा भी दिया था। लेकिन बाद में सुल्तान को अपनी गलती समझ में आई तो इसको पुनः काजी बनाया गया, और उसके बाद में इसको एम्बेसडर दूत बना करके मोरक्को चीन मंगोलिया भेजा गया, और रास्ते में ये दक्षिण भारत के पश्चिमी तट में आते हुए मालदीव चला गया, 18वां वहाँ काजी रहा, उसके बाद श्रीलंका आया, उसके बाद असम बंगाल गया, उसके बाद फिर ये जो है वो अपने गंतव्य स्थान पर जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, काजी। नेक्स्ट, 1342 में इब्न बतूता को दूत के रूप में कहाँ भेजा, एम्बेसडर बना करके कहाँ भेजा, मंगोलिया चीन, मंगोलिया चीन। वहाँ से ये अपने देश के लिए कब रवाना हुआ था, 1347 में। ये ध्यान में रखना है, स्वदेश के लिए, किसके लिए, स्वदेश के लिए। और ये वहाँ मंगोलिया चीन कहाँ पहुँचा, क्वांगझू,
बंदरगाह का नाम है, जिसको जैतून कहते हैं। क्या कहते हैं? जैतून बंदरगाह कहते हैं। तो ये इन्होंने इस तरह से यात्रा की थी और एक दूत के रूप में मंगोलिया गए। नेक्स्ट सवाल, इब्न बतूता दिल्ली के अलावा 18 माह तक कहाँ पर काजी के पद पर रहा था? मालदीव। कहाँ पे रहा था? मालदीव। मालदीव कंट्रीज है जहाँ पे ये काजी रहा है। देखिए, चीन जाने से पूर्व मालदीव में इब्न बतूता किस क्षेत्र में पुनः भारत आया? 2-3 बार बता दिया, असम और बंगाल के क्षेत्र में ये भारत में आता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट, इब्न बतूता ने कौन सा विवरण लिखा है? इब्न बतूता ने क्या लिखा है? रिहल्ला। क्या लिखा है? रिहल्ला। रिहल्ला ये लिखा असल में किसने है? इसके मित्र इब्न जुजई ने। किसने? इब्न जुजई ने इसे लिखा है। देखिए नेक्स्ट सवाल, इब्न बतूता चीन के किस बंदरगाह पर पहुंचता है? क्वांगझू जैतून बंदरगाह पर पहुंचता है। ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इब्न बतूता वापस उत्तर अफ्रीका कब पहुंचता है? इब्न बतूता उत्तर अफ्रीका वापस कब पहुंचता है? 1354 में। कहाँ पे? 1354 में। देखिए नेक्स्ट सवाल, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है। कैसे लोग नहीं है? मध्य की स्थिति के लोग नहीं है, यानी इस तरह के अच्छे लोग हैं, ऐसा उल्लेख करता है कौन? इब्न बतूता। नेक्स्ट, यूनानी गणित के यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया? अल बेरूनी ने। किसने? अल बेरूनी ने। नेक्स्ट सवाल देखिए, इब्न बतूता ने भारत के किस शहर को सबसे बड़ा शहर बताया? इब्न बतूता ने भारत के दिल्ली शहर को। किसको? दिल्ली। इब्न बतूता का विवरण, इब्न बतूता का विवरण देखिए क्या क्या विवरण है। एक विवरण है बाजार व्यवस्था। एक तो ये विवरण है। दूसरा क्या है? डाक व्यवस्था। क्या है? डाक व्यवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है डाक व्यवस्था वाला। डाक व्यवस्था। और तीसरा ये जो उल्लेख करता है डाक व्यवस्था के बाद, तीसरा उल्लेख करता है दास व्यवस्था। किसका? दास व्यवस्था। और क्या है? ये विशिष्ट जो है नारियल और पान का विशिष्ट विवरण उल्लेख करता है। देखिए, बाजार का क्या उल्लेख किया? इसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो बाजार है वो दो है। एक तो दिल्ली का बाजार है, दिल्ली का बाजार, और दिल्ली का बाजार जिसके 28 द्वार है। कितने दरवाजे हैं? 28 द्वार है, जिसमें बदायूं दरवाज़ा जो है वो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, ऐसा इसने उल्लेख किया। दूसरी इन्होंने दौलताबाद, दिल्ली से दूर है दक्षिण में, दौलताबाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में। दौलताबाद जो है यहाँ पे एक संगीत बाजार है। कौन सा बाजार है? संगीत बाजार। और इस संगीत बाजार का नाम क्या है? ताराबाद का बाजार। कौन सा बाजार? ताराबाद के बाजार का ये उल्लेख करते हैं। कौन? इब्न बतूता। अब देखिए, इसके अलावा डाक व्यवस्था कैसी है? 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। कितने प्रकार की डाक व्यवस्था का उल्लेख करते हैं? ये 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। ये दो कौन है? एक तो है दावा किसको कहते हैं? पैदल कहते हैं। दूसरी है कौन सी? उल्लूक क्या है? घुड़सवार है। अब देखिए क्या है, ये कहते हैं कि भारत के किसी भी कोने में जो डाक है वो एक दिन में गंतव्य स्थान पे पहुंचती है। कैसे? हर 3 मील की दूरी पर एक घुड़सवार होता है, और जैसे ही आगे से डाक आती है तो आगे एक घोड़ा तैयार रहता है, और वो घुड़सवार जो है उस घोड़े को वहीं छोड़ देता है, आगे वाला घोड़ा ले लेता है, और आगे वो निरंतर चलता रहता है। जैसे ही सिटी में पहुंचे, शहर में पहुंचे, तो घोड़ा नहीं दौड़ सकता, भीड़ होती है, तो वहाँ पे पैदल आदमी रखते हुए 1 मील की दूरी पर 2-3 आदमी रखते हैं, और वो तुरंत दौड़ते हुए, हाथ में घंटी होती है, उसको बजाते हैं ताकि रास्ता मिल जाए, और गंतव्य स्थान पर ही डाक पहुंचा देते हैं। तो 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है, दावा और उल्लूक, पैदल डाक व्यवस्था और घुड़सवार डाक व्यवस्था। इसमें इन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ डाक व्यवस्था है वो कौन सी है? दावा पैदल वाली है। क्योंकि देखिए, एक शहर के आंतरिक भाग में सूचना ले जाना बहुत कठिन काम है। इन्होंने दास व्यवस्था का भाई उल्लेख किया है
कि इस समय दास भेंट किए जाते थे, खरीदे जाते थे। दो प्रकार के दास थे, स्त्री दास और पुरुष दास। ये दास पालकी उठाने का काम करते थे, राज दरबार में नौकरी का काम करते थे। ये दास गुप्तचर व्यवस्था को भी संभालते थे, ऐसा उसने उल्लेख किया है। नारियल और पान का, नारियल की तुलना एक बालक की खोपड़ी से कर दी उसने। बाजार में गया तो देखा कि सिर पे अयाल है और इस तरह से नारियल है जिसकी दो छोटी आंखें हैं। बाद में पता चला कि ये नारियल है। नारियल को क्या काष्ठ फल क्या कहते हैं, लकड़ी का फल, जिसको काष्ठ फल कहते हैं, काष्ठ फल कहा जाता है। इसके ऊपर बाल होते हैं जिसको अयाल कहते हैं, अयाल। और इससे क्या है, रस्सियां बनाई जाती हैं जो जलीय जहाजों को समुद्र के तट पर बांधने के काम आती हैं, ऐसा ही उल्लेख करता है। और भी कई काम उपयोग में लिया जाता है, लेकिन ये ऐसा उल्लेख करता है। फिर ये कहता है कि इसके अंदर का जो गिरिपद है, अंदर के भाग को क्या कहते हैं, गिरिपद। काष्ठफल और अंदर के भाग को गिरिपद कहते हैं। तो गिरिपद है, उसको खाया जाता है, चाव से लोग खाते हैं। पान का उसने विशिष्ट, पहले तो पान के पत्तों को उसने अंगूर के पत्ते समझ लिए, लेकिन बाद में पता चला कि पान विशिष्ट अवसरों पर ये सुपारी के साथ खाया जाता है। तो ऐसा दो विशिष्ट उल्लेख भी वो करता है। तो सबसे बड़ा बाजार कौन सा बताता है, दिल्ली का बाजार, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल, इब्न बतूता का चीनी वृत्तांत किस वेनिस यात्री के वृत्तांत के समान है। देखिए, इब्न बतूता का किसके समान है, मार्को पोलो, वेनिस का निवासी है। वेनिस, वेनिस इटली, कहाँ पे, इटली का रहने वाला। कौन है, मार्को पोलो। ये मंगोल साम्राज्य जाता है, साम्राज्य भारत में भी आता है। ये संपूर्ण विश्व का भ्रमण करता है, विश्व का भ्रमण करता है। और इसी का विवरण है, उसी के समान किसका है, इब्न बतूता का विवरण है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इब्न बतूता ने डाकुओं के हमलों का उल्लेख किस क्षेत्र में किया। देखिए, मुल्तान, ये कहाँ पे, मुल्तान और दिल्ली, दिल्ली दौलताबाद नहीं, ग्वालियर नहीं, दिल्ली और मुल्तान की जो यात्रा है, 40 दिन यात्रा में समय लगता है। और इसी के निमित्त इसने कहा कि यहाँ पे डाकू बहुत अधिक थे। नेक्स्ट, इब्न बतूता के विवरण को उसके किस साथी ने लिखा है, इब्न जुजई ने लिखा है। किसने लिखा है, इब्न जुजई ने लिखा है। अली बख्शी नहीं, इब्न बतूता, किसने, इब्न जुजई ने लिखा है, इब्न जुजई। अब्दुल रज्जाक कौन है, ये समरकंद का है, समरकंद का यात्री है। ये समरकंद का, ये फारस का राजदूत है, फारस का राजदूत के रूप में ये भारत आता है। दक्षिण भारत में विजयनगर की यात्रा करता है, विजयनगर की यात्रा करता है अब्दुल रज्जाक। और विजयनगर की किलेबंदी का उल्लेख करता है, किसका, किलेबंदी का उल्लेख करता है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, इब्न बतूता ने नारियल के फल की तुलना किससे की है, मानव के सिर के समान, मानव के सिर के समान इसका उल्लेख, तुलना की है। नेक्स्ट सवाल, ये भी पूछा हुआ बोर्ड में सवाल। नेक्स्ट सवाल, इब्न बतूता ने दिल्ली बाजार के प्रसिद्ध विशाल द्वार का क्या नाम बताया था, बदायूं दरवाजा। कुल कितने हैं, 28 द्वार हैं, 28 दरवाजे हैं। और उसमें अलग अलग बाजार हैं, कैसे, जैसे हीरे जवाहरत का, इसके 28 द्वार हैं। और इसके चारों तरफ एक प्राचीर है, रक्षा प्राचीर है। फिर इसके अंदर सुरक्षा की गई है। उसके बाद कपड़ा बाजार अलग है, कपड़ा बाजार है। हीरे जवाहरात का बाजार है, हीरे जवाहरात का बाजार है। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे जानवरों का बाजार भी है, जानवरों का बाजार भी है। तो ये उल्लेख किया है। नेक्स्ट सवाल, दिल्ली का बाजार क्या कहलाता था, दिल्ली के बाजार को इन्होंने क्या नाम दिया था, दिल्ली के बाजार को तुगलकाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल्ली के बाजार का नाम क्या है, तुगलकाबाद। दौलताबाद के बाजार का नाम क्या है, ताराबाद। क्या नाम है, ताराबाद। दौलताबाद में एक संगीत बाजार है, इसका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट सवाल, इब्न बतूता ने किस संगीत बाजार का उल्लेख किया गया है, दौलताबाद में संगीत बाजार का नाम क्या है, ताराबाद बाजार। कौन सा, ताराबाद। ये कहते हैं कि ये एक ऐसा बाजार है जिसमें जो संस्थाओं के मालिक या संगीत टीम होते हैं, पार्टियां होती हैं, उनके मालिक जो है, मालिक के जो घर का मुख्य द्वार पर क्या होता है, कार्यालय होता है। और जिसमें संगीतकार महिला और पुरुष संगीतकार एक झूले में बैठते हैं और मखमल बिछाया हुआ होता है। फिर वहाँ कोई आयोजक आते हैं और वो उनको अपने यहाँ कार्यक्रम के लिए ले जाते हैं। तो इस तरह के संगीत बाजार का उल्लेख है वो किया गया। नेक्स्ट, इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की अनूठी व्यवस्था किसको माना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की डाक व्यवस्था को अनूठी व्यवस्था माना है। किसको, डाक व्यवस्था को अनूठी व्यवस्था माना है। उल्लुक और दावा, पैदल डाक व्यवस्था और घोड़सवार डाक व्यवस्था। नेक्स्ट, बर्नियर, बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर जो है
बर्नियर ने कहाँ की सती प्रथा की घटना का मार्मिक चित्रण किया है? कहाँ पे? लाहौर में सती प्रथा का उल्लेख करता है। कौन? सती प्रथा। कौन? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर। और किसका? मुगल शहरों का, मुगल काल के शहर और शहरों को ये कहता, क्या कहता है? शिविर नगर, टेंट हाउस, शिविर नगर, ऐसा ही उल्लेख करता है। कृषि व्यवस्था का उल्लेख करता है, कृषि का भी। सैन्य व्यवस्था का भी उल्लेख करता है, किसका? सेना का भी उल्लेख करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इब्न बतूता ने किस प्रथा का विशेष उल्लेख किया है? इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका तंजीर का है और इसने किसका उल्लेख किया? सती प्रथा का। सती प्रथा का। किसका? सती प्रथा का। और एक घटना का उल्लेख किया कि मैंने देखा कि इस तरह से एक बालिका को किस तरह से सती किया जा रहा है। बर्नियर ने निम्न में से किस प्रथा का उल्लेख किया है? बर्नियर ने कौन सी प्रथा का उल्लेख किया है? बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर जो है वो, हाँ सॉरी, बर्नियर जो है वो सती प्रथा का उल्लेख करते हैं। बर्नियर विशिष्ट रूप से सती प्रथा का उल्लेख करते हैं। दास व्यवस्था का उल्लेख कौन करते हैं? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। तो लाहौर में एक सती हुई बालिका को जबरन, लाहौर में एक बालिका को जबरन सती किया जा रहा है, उस घटना का इन्होंने उल्लेख किया है। देखिए नेक्स्ट सवाल, इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपने गुरु नासिरुद्दीन चिराग दहलवी को क्या भेंट किया था? किसने? इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इब्न बतूता कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने गुरु को 200 दास भेंट किए थे। कितने? 200 दास। नेक्स्ट सवाल, इब्न बतूता के अनुसार दासों का क्या उपयोग है? सेवकों के रूप में है, बिल्कुल, पालके उठाने के रूप में है, अमीरों पर नजर रखने के लिए है। उपरोक्त सभी सही है। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट सवाल, बाजारों में दास किसी अन्य वस्तु की तरह खुले आमतौर पर खरीदे बेचे जाते हैं, नियमित रूप से भेंट स्वरूप में स्वीकार किए जाते हैं। ये किसने उल्लेख किया है? दास व्यवस्था का उल्लेख कौन करता है? इब्न बतूता। दास व्यवस्था, दास व्यवस्था, डाक व्यवस्था, इस सब का उल्लेख करता है। बर्नियर तो सती प्रथा का उल्लेख, किसका? सती प्रथा का उल्लेख करता है। अल बेरूनी तो क्या है? ब्राह्मणीय सिद्धांत अपवित्रता। कौन सा? अपवित्रता, पवित्रता का क्या करता है? खंडन करता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा इतिहासकार मुगल कालीन राजकीय कारखानों में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मुगल काल के राजकीय कारखानों का उल्लेख कौन करता है? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर मुगल कारखाने, मुगल कारखानों का उल्लेख करता है। कारखानों का, ये व्यापक गरीबी का उल्लेख करता है। मुगल काल में व्यापक गरीबी का उल्लेख करता है। इसी के समान एक यात्री है, डच यात्री है। कहाँ का? डच प्रदेश का रहने वाला यात्री है, जिसका नाम है पेलसर्ट। पेलसर्ट भी व्यापक गरीबी का उल्लेख करता है। तो ये दो यात्री हैं। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, मुगल काल में शिल्पियों का उत्पादन बर्नियर के अनुसार पतनोन्मुखी था। क्यों? क्योंकि जो शहर थे, शहर के चारों दिश, मतलब शहर है ये राजकीय केंद्र है, तो यहाँ पे शिल्पी रहते थे, अलग अलग शिल्पी रहते थे। इनका जो उत्पादन है, शिल्पियों का उत्पादन है, वो राजा पर निर्भर होता था। किस पर? राजा पर। ये अपनी कला जीवित नहीं रख सकते, ये मुनाफा नहीं कमा सकते, ये जीविका नहीं, अपना बेच नहीं सकते, केवल इस पर निर्भर होते थे। इसी उनका पतन का काल है वो था। मुनाफा व्यापारी को मिलता था? बिल्कुल नहीं मिलता था। मुनाफा केवल राजा को ही मिलता था? बिल्कुल सत्य बात है, मुनाफा केवल राजा को ही मिलता था। नेक्स्ट सवाल, किस यात्री के अनुसार पूरे विश्व में चल करके अधिक मात्रा में सोना चांदी भारत आकर के रुक जाता है, कुछ हद तक खो भी जाता है? ये किसने उल्लेख किया है? ये फ्रांसवा बर्नियर ने भी किया है। किसने? फ्रांसवा बर्नियर। एक और यात्री है जोवानी कारेरी, लेकिन ये कहाँ का है? ये इटली का यात्री है। इन दोनों ने उल्लेख किया भारत में सोना और चांदी अथाह मात्रा में आता है, लेकिन कहाँ चला जाता है ये कोई जानकारी नहीं। नेक्स्ट सवाल, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में कुल कितने द्वार हैं? 28 द्वार हैं। कितने हैं? 28 द्वार हैं। नेक्स्ट सवाल, कृषकों को इतना निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी तक मुश्किल होती है। ऐसी बात कौन उल्लेख करता है? ये पेलसर्ट उल्लेख करता है। कौन? पेलसर्ट उल्लेख करता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, व्यापक गरीबी का उल्लेख करता है। नेक्स्ट सवाल, 17वीं शताब्दी में बर्नियर के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती थी? कितनी? 15। शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है? वो कम है, बहुत कम मात्रा में, 15%। नेक्स्ट सवाल, बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को क्या नाम दिया है? टेंट हाउस, शिविर नगर। क्या नाम दिया है? टेंट हाउस, शिविर नगर। आगे, मुगल शहरों की सामाजिक आर्थिक नींव किस पर निर्भर थी? शहरों की सामाजिक आर्थिक श्रेणी व्यवसाय पर। कौन से व्यवसाय पर? श्रेणी व्यवसाय पर आधारित थी, प्रथाओं पर आधारित नहीं थी। नेक्स्ट,
बर्नियर के अनुसार मुगल शहर यूरोपीय शासकों के लिए क्या है? एक प्रेरणा का स्रोत है, एक नई दिशा, एक खराब व्यवस्था की चेतावनी है। क्या है? एक यहाँ की खराब व्यवस्था है, उसकी चेतावनी किसके लिए है? फ्रांस के शहरों के राजाओं के लिए। बर्नियर के अनुसार मुगलकालीन भूमि दलदल झाड़ीदार होने का क्या कारण? हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बर्नियर का, फ्रांसवा बर्नियर का। वो है क्या है? भूस्वामित्व का प्रश्न। स्वामित्व का प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? भारत में स्थायी भूधारक नहीं, स्थायी भूधारक नहीं है, धारक नहीं है। इसी भावी पीढ़ी जो है, कौन? भावी पीढ़ी भूमि सुधार पर ध्यान नहीं देती। किस पर? भूमि सुधार पर ध्यान नहीं देती भावी पीढ़ी कि भूमि में सुधार नहीं, और इसलिए क्या है? उत्पादन नहीं होता, उत्पादन कम होता है। इसी जैसे ही खेत है, अगर किसी को एक वर्ष के लिए ठेके पर मिला है, यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पे पानी है, यानी ये ज़मीन दलदल हो गई है, दलदल, और यहाँ पे झाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ पे झाड़ियाँ खड़ी है, तो झाड़ीदार भी है। क्या ये झाड़ीदार क्या इस खेत को सुधार पर बल देगा? नहीं देगा, क्योंकि स्थायी स्वामित्व नहीं है। तो भूस्वामित्व का प्रश्न है, वो क्या है? निजी भूस्वामित्व का अभाव है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, अबुल फजल के अनुसार, अब देखिए यहाँ पे एक कटाक्ष आता है, किसका? मुगल काल का। अबुल फजल लिखता है कि ये जो भूमि कर लिया जा रहा है, ये किसके लिए लिया जा रहा है? ये राजा परिश्रम के बाद, राज्यत्व का परिश्रम, कौन सा? राज्यत्व का परिश्रम लिया जा रहा है, राज्यत्व का परिश्रम है वो लिया जा रहा है, ऐसी बात लिखता है। कौन? अबुल फजल। वो कहता है शोषण नहीं है राज्य का पारितोषिक, ये क्या है? राज्य का परिश्रम के रूप में लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट सवाल, अबुल फजल के अनुसार कर लेने का उद्देश्य क्या है? राज्यत्व, सुरक्षा के बदले उपज कर के रूप में, उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। नेक्स्ट सवाल, बर्नियर का विवरण किस पर आधारित है? बर्नियर का जो विवरण है वो किस पर आधारित है? तो बर्नियर का विवरण है वो किस पर आधारित है? मॉन्टेक्यू का प्राच्य निरंकुशवाद। ये सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। किसने? मॉन्टेस्क्यू कहता है कि सत्ता जब हमारे यहाँ यूरोप के अंदर राजाओं के हाथ में होगी तो क्या है? जमींदार वो शोषण करेंगे, और शोषण करने पर क्या है? उत्पादन कम होगा। जो हालत मुगल शासकों के है वैसे हालत भी हो सकते हैं। तो ऐसा ही बात बर्नियर ने लिखी है। देखिए नेक्स्ट, बर्नियर के अनुसार मुगल भूमि का असली मालिक कौन है? जमींदार, मुगल जमींदार असली मालिक, उससे बढ़कर राजा है। अगर राजा ऑप्शन है तो पहले राजा राइट करना है, उसके बाद जमींदार करना है। राजा नहीं है तो दूसरा सेकंड ऑप्शन है वो जमींदार, फर्स्ट यही राजा ही रहेगा, ऑप्शन ए, सी सही। नेक्स्ट सवाल, बर्नियर के अनुसार कृषि समाज की आर्थिक सामाजिक भिन्नता क्या थी? मुगल काल के कृषि समाज की आर्थिक सामाजिक भिन्नता क्या थी? उच्चाधिकारी जमींदार और भूमिहीन बलहार किसान, बस ये दोनों में सबसे बड़ा गैप ये था, ये बड़ी सामाजिक भिन्नता थी। देखिए, बर्नियर ने समान किस यूरोपीय यात्री ने भारत में व्यापक गरीबी का उल्लेख किया है? किसने? डच यात्री पेलसट ने व्यापक गरीबी का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, बर्नियर ने कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा है? बर्नियर के विवरण का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है। नेक्स्ट, इब्न बतूता के अनुसार कौन सी डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है? पैदल डाक व्यवस्था, जिसको दावा कहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट, कौन सी डाक व्यवस्था बर्नियर के अनुसार शहरी केंद्र के आंतरिक भाग में थी? पैदल डाक व्यवस्था, दावा जो है शहर के आंतरिक भाग में होती थी। दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण कौन देता है? दक्षिण भारत का व्यापार और समाज का विवरण कौन देता है? डोमिंगो पेस्ट। कौन है? डोमिंगो पेस्ट, बी ऑप्शन राइट है, दक्षिण भारत। प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन है जिसने पुराणों का अध्ययन किया है? किसका अध्ययन किया है? पुराण साहित्य का अध्ययन किया है। कौन है? अल-बिरूनी। कौन है? अल-बिरूनी जो है पुराण साहित्य का अध्ययन करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में पूछा जाने वाला। नेक्स्ट सवाल, भारत में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष अधिग्रहण राज्य द्वारा प्राप्त होता था, ये कथन किसने कहा है? राज्य द्वारा। किसने कहा है? मॉन्टेस्क्यू ने कहा। किसने कहा है? मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट सवाल, वह फ्रांस का यात्री जो जोहरी के रूप में 6 बार, जॉब बैप्टिस्टा त्रेवेनियर ऐसा यात्री है जो 6 बार भारत आता है, किसके रूप में? जोहरी के रूप में। ये बोर्ड में सवाल पूछा गया। अफानाती निकिसन, ये रूस का यात्री है।
कहाँ का है? रूस का यात्री। मनुकी कहाँ का है? इटली का यात्री है। मनुकी कहाँ का है? इटली का यात्री है। नेक्स्ट सवाल देखिए, वह इटालवी चिकित्सक जो भारत में स्थायी निवास बन गया, वापस इटली कभी नहीं गया, यहाँ पे मृत्यु हो गई, कौन थे? मनुकी थे। कौन थे? मनुंगी थे। नेक्स्ट, फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्ष तक भारत में रहा था? फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा था? 14 वर्ष तक भारत में रहा था फ्रांसवा बर्नियर, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, बर्नियर का विवरण किसको समर्पित है? फ्रांस के सम्राट लुई 14वें को समर्पित है। किसको? लुई 14वें को समर्पित है। नेक्स्ट सवाल, बर्नियर के विवरण की विशेषता नहीं है पूर्व से पश्चिम की तुलना करना, ये विशेषता है। फ्रांस की दयनीय स्थिति बताना, नहीं, ये नहीं। भारत की दयनीय स्थिति, मुगल काल की दयनीय स्थिति बताना, बिल्कुल ये सही है। मुगल काल में निजी भूधारकों का अभाव, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी, विशेषता नहीं है, बी नहीं है। नेक्स्ट सवाल, बर्नियर ने किस प्रांत की मुगल सेना के कूच करने, कश्मीर के, जो कश्मीर प्रांत है वहाँ जब मुगल सेना जाती है तो इसके साथ में ये जाता है, और कौन कौन सी सामग्री लेकर के जाता है, ये इस बार थोड़ा सी सवाल पूछे जाने वाले की संभावना बन रही है। बर्नियर के विवरण यूरोपीय देश इंग्लैंड, हॉलैंड, बर्नियर हॉलैंड, पुर्तगाल, जर्मन, इटली के 1670 से 1725 तक कितनी बार मुद्रित किया गया है? कितनी बार? 5 बार मुद्रित किया गया। कितनी बार? 5 बार मुद्रित किया गया है। नेक्स्ट, बर्नियर का विवरण 1684 में तक कितनी बार अंग्रेजी में मुद्रित हो चुका था? कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार अंग्रेजी में मुद्रित हो, कुल 8 बार मुद्रित हुआ। कितनी बार? 8 बार। बर्नियर के अनुसार मुगल काल में भूमि सुधार पर ध्यान न देने का प्रमुख कारण क्या है? बेहतर भूधारकों का अभाव है। सबसे बड़ी कमी ये, बेहतर भूधारक नहीं मिल रहे हैं, इससे उत्पादन जो है वो घट रहा है। बर्नियर की चेतावनी क्या है? बर्नियर की चेतावनी है कि यूरोपीय शासक मुगल ढांचे का उपयोग न करें। अगर ये इन्होंने किया तो क्या इनका साम्राज्य वो बर्बाद हो जाएगा। देखिए आगे, ये लास्ट सवाल है आपके यात्रियों के नज़रिए का। मार्को पोलो यात्री कहाँ का निवासी है? अपानासी निकेतन कहाँ का यात्री है? रूस का यात्री है। मार्को पोलो कहाँ का यात्री है? इटली का यात्री है। कहाँ का? इटली का। एंटोनियो मॉन्सरेट कौन है? एंटोनियो मॉन्सरेट पुर्तगाली यात्री है। दुआर्तो बारबोसा स्पेन का यात्री है। कहाँ का? स्पेन का। देखिए, मार्क पोलो कहाँ का है? इटली का है। पहले में थर्ड का है, थर्ड ऑप्शन, ये बी राइट है। तो इस तरह से ये प्रश्नों की श्रृंखला है वो समाप्त होती है विद्यार्थियों। यात्रियों के नजरिए पाठ की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके हर एग्जाम में हर दृष्टि से आपको फायदा देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।